कल हम लोगों ने 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों को पढ़ लिया था गणित के, और हम बेसिक गणित की एक बड़ी सीरीज लेकर आए हैं जो पूरी तरह से ट्रिकी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम उन सभी अभ्यर्थियों के लिए लेकर आए हैं गणित जिन्हें गणित से प्राय डर लगता था, जो ये कहते थे सर गणित से हमें डर लगता है, गणित कैसे स्कोर होगा। उन सभी के मन में जो धारणा बनी, धारणा को पूरी तरह से खत्म करना है और आपको ये करके भी दिखाना है कि वास्तव में गणित एकदम आसान होती है, लेकिन उसे आसान बनाने के लिए जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, आपको मेहनत करने के लिए आगे आना होगा। पूरी तरह से हम लोग ट्रिकी गणित पढ़ेंगे और ये प्रयास करेंगे इस सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए एक रामबाण की काम करे। चलिए शुरू करते हैं संख्या पद्धति के नंबर सिस्टम का। आज आपके सामने पार्ट 2 वीडियो लेकर हम आए हैं जो कि गणित किसी किताब के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आपके बीच है। चलिए एक एक करके हम इनके प्रश्नों को हल करते हैं और आपके साथ एक एक करके आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 तक हो चुका था, प्रश्न नंबर 31 की बारी है। प्रश्न नंबर 31 क्या कहता है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है। 4 विकल्प दिए गए हैं, उसमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो यहाँ पे देखिएगा प्रत्येक पूर्णांक संख्या परिमेय संख्या है। यहाँ पे कहा गया है कि प्रत्येक पूर्णांक संख्या एक परिमेय संख्या है। ये सही भी है और गलत भी है, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है। प्रत्येक वास्तविक संख्या जी नहीं, परिमेय और अपरिमेय को मिलाकर वास्तविक संख्या का निर्माण होता है। फिर आगे कह रहा है अंडर रूट कणी में 3 एक परिमेय संख्या जी नहीं, यह अपरिमेय है और कह रहा है यह एक अपरिमेय संख्या है। जी हाँ, यह एक अपरिमेय संख्या है। यही कथन आपका सत्य है, क्योंकि जो गलत है वही सही है, क्योंकि यहाँ पे सत्य पूछा है और ये सत्य कथन क्या आपका यही है, क्योंकि इस 16/125 बाहर नहीं आएगा। इस प्रकार यह एक अपरिमेय संख्या है, यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अब आपके सामने प्रश्नों की सीरीज एक एक करके आती जा रही है। आप प्रश्न को हल करते चलेगा, कमेंट करते रहेगा। अगर आपको वीडियो बेहतर लगे, सवालों की सीरीज आपको बेहतर लगे तो शेयर करना भी ना भूलिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में से 9 के अंकित मान और स्थानीय मान का अंतर क्या होगा। तो हम जानते हैं दिए गए संख्या का स्थानीय मान कैसे निकलेगा। सबसे पहले हम 9 लिखेंगे, 9 यहाँ लिख दिया, उसके दाईं तरफ 3 अंक है, 3 0 लिख दिया, तो दिए गए संख्या का स्थानीय मान निकल गया। जबकि उस संख्या का नैज मान, अंकित मान, फेस वैल्यू से कहते हैं वो 9 हो गया। इसी को घटा देंगे, अब जो विकल्प होगा आपका वही सही है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइए अब आपका सवाल का उत्तर क्या होगा। जी हाँ, आपने एकदम सही बताया कि इस प्रकार आपका विकल्प होगा। ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही विकल्प होगा। ए क्या है, इसका सही विकल्प है, अर्थात 32 का विकल्प ए सही जवाब है। आपने एकदम सही उत्तर दिया है। आगे प्रश्न दे रहा है कि 9 के सभी स्थानीय मानों का योगफल क्या होगा। एकदम आसान प्रश्न है। फर्क इतना है कि प्रश्न की जो तरीका है पूछने का, उसमें आपको एक बड़ा बदलाव देखने को मिलता है, जबकि अन्य किसी प्रकार का कोई भी अंतर आपको इस प्रश्न में नहीं मिलेगा। जैसे आप जुड़ेगा, इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसे फेसबुक पे देख रहे हैं तो अपने फेसबुक के सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा। अगर आप इसे यूट्यूब पे देख रहे हैं तो अपने व्हाट्सएप के, टेलीग्राम के, अन्य सभी सोशल मीडिया पे अपने सभी साथियों को शेयर करना ना भूलिएगा। अब यहाँ पे है कि 9 के सभी स्थानीय मान, तो पहले यहाँ पे जो 9 है इसके बाद 4 संख्या है, तो 9 के बाद 1 2 3 4 0, फिर 9 के बाद 3 0, फिर 9 है यहाँ पे। अब इनका योग करना है, तो यहाँ पे आपको क्या मिला, 90,000, 9,000, 9 जोड़ेंगे तो 99,009, अर्थात इसका विकल्प जो है सी इसका राइट आंसर है, सी इसका सही जवाब है। सी क्या है, इसका राइट उत्तर है, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं अगले प्रश्न की तरफ। पानी भेज दें ऊपर। यहां पे कह रहा है इसके निकटतम सैकड़े में लिखे। आज ही हमने पढ़ाया था, अभी आज आपको सभी पेड क्लास वालों को मिल जाएगा सन्निकट मान। तो सन्निकट मान ज्ञात करने के लिए इसके सैकड़े में सन्निकट मान क्या होगा। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 67,500 के निकटतम सैकड़े में लिखिए, सैकड़े में उसका मान क्या होगा। सर ठीक है, तो आइए हम जानते हैं इसका सन्निकट में मान क्या होगा। तो जल्दी से आप कमेंट करिए और कमेंट करके आप सभी साथियों को जवाब जरूर लिखिएगा। 34 नहीं कराएं, सॉरी, अच्छा सॉरी, अच्छा इसको बता के तब इसके ऊपर करते, शायद एक पर छूट गया है, कोई बात नहीं, गलती से छूट गया, हम इसके जस्ट ऊपर जा रहे हैं।
ठीक है, हम क्षमा चाहते हैं, इसके ऊपर हम जाके कराते, पर इसको बताते हैं इसका क्या होगा। बताइए, हम करा रहे, सारे प्रश्न करा रहे, कोई प्रश्न नहीं छूटेगा। इसका होगा 67,500। चलिए, गलती अगर हो गई हो तो अभी हम आगे कराते हैं 67,500, क्योंकि 500 3 का सन्निकट मान जो होगा वह 500 होगा। इस प्रकार इसका उत्तर होगा 67,500। इसके प्रश्न ऊपर एक प्रश्न छूट गया है, मैं उससे पहले हल करा देता हूं। प्रश्न आपका यह था कि 4 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा। तो पहले 4 का स्थानीय मान निकालेंगे तो हो जाएगा 0.4, फिर अंतर लगाएंगे। दूसरा क्या है, 3 अंक पर है तो 0.004, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, घटाएंगे तो क्या मिलेगा, इसमें मिलेगा 0.396, 0.396। तो ये कौन सा विकल्प है, यह जो विकल्प है 34 का वो क्या है, बी, 20 का राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार 34 का बी सही है। जिन्होंने 34 का बी बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला है 1 से लेके 100 तक लिखने में, 1 से लेके 100 तक लिखने में 9 कितनी बार आता है। कमेंट करके अपने जवाब दीजिएगा। अगर आप ये परीक्षा हाल में इस तरह के अगर प्रश्न कर रहे होंगे तो हाँ, कुछ नहीं करना है, आपको बस इतना जानना है क्या कि आपके पास जो एमआर शीट मिलती है उस एमआर शीट पर जो गिनती लिखी है उसे काउंट कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा 9 कितनी बार आता है। तो जल्दी से बताइएगा 36 में क्या होगा। जी हाँ, 20 बार आता है। 1 से लेकर 100 तक में 9 कितनी बार आता है, 20 बार आता है। इसे स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, अपने कॉपी कलम पर लिख लीजिएगा। ये यूनिक प्रश्नों की सीरीज, अगर आपको गणित नहीं आती, गणित से डर लगता है, तो यह प्रश्न आपके लिए रामबाण की तरह काम करेगा। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका 37 का पाई क्या है। जाइए, पाई क्या है तो बताइए, पाई क्या है। 22/7, 3.414, बताइए इसमें से क्या है। बताइए पाई क्या है, जी जल्दी से बताइए पाई क्या है, कमेंट करिए। पाई वास्तव में अगर देखा जाए तो 22/7 नहीं है, बल्कि 22/7 का सन्निकट मान है। इसलिए इसका उत्तर ये होगा। अगर यहाँ पे इस प्रकार के दोनों विकल्प दिए गए हैं, उस दशा में आप विकल्प डी को प्राथमिकता देंगे, विकल्प डी को प्राथमिकता देंगे। यहाँ पे जो आपका उत्तर होगा वो डी होगा, क्योंकि 22/7 के सन्निकट मान है। अभी तक इसका शुद्ध मान नहीं ज्ञात किया जा सका है। इस प्रकार दिए गया जो प्रश्न है, इसका सबसे सटीक उत्तर 22/7 सन्निकट माने लगभग 22/7 के सन्निकट जो मान आएगा वही पाई का मान होगा। यह कब करेंगे, जब यहाँ पे दोनों विकल्प देगा तब। अगर यहाँ पे विकल्प ये न देकर कुछ और दिया होता, उस दशा में आपका विकल्प ए सही होता। ठीक है, उस दशा में विकल्प ए सही होता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 24 के गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। 24 के सभी गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालते हैं, पहले 24 का हम गुणनखंड करेंगे तो 24 का हो जाएगा 2 दूना 4 दूना 8 तिया 24, माने 2 घाते 3 गुणे 3 घाते 1, घातांक में 1 जोड़ देंगे, फिर उसका गुणा कर देंगे 8। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर विकल्प ए 8 होगा। इसका क्या होगा, 8 होगा। यह भी आपको हम पेट क्लास में हम आपको पूरा पढ़ाएंगे कि किसी भी संख्या का, दी गई संख्या गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं, गुणनखंडों का योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख लीजिएगा, क्योंकि हम आपको प्रश्न बेशक बड़े छोटे हों, लेकिन हम आपको जो लगाने का तरीका होता है वो काफी किफायती बताते हैं। थोड़ा सा पढ़ेंगे तो पूरे जीवन काल गणित से डर नहीं लगेगा। ये उनके लिए भी है जिनको गणित आता है, ऐसा नहीं है, ये सबके लिए है। तो हमने ये देखा इसका उत्तर क्या होगा, ये होगा, ये भारत की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण क्लास होगी गणित की। आप जैसे जुड़ेगा अपने सभी साथी को शेयर करिएगा, लाइक नहीं किया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, सबसे पहला काम। फिर हमने देखा इसका योग कैसे निकालते हैं। इस प्रकार का परीक्षा में कोई प्रश्न आएगा, अगर लड्डू क्रम से है तो उसमें क्या करते हैं, आइए मैं ट्रिक आपको दिखा दूं। ट्रिक के बाद आप इस प्रश्न का जवाब तुरंत दे देंगे। जैसे
ठीक है, आइए देखते हैं इस तरह के प्रश्नों को हल कैसे करते हैं। यहां पे अगर कोई प्रश्न इस तरह से दे दे, जैसे 3 बार प्लस 3/10 प्लस 5/100 प्लस 9/1000, अगर इस तरह से कोई प्रश्न दिया जाए और लड्डू क्रमशः बढ़े, इसका उत्तर होगा 3.359। याद रखिएगा, एक लाइन का ट्रिक है, ये पूरे जीवन काल आपको काम देगा। जैसे यहाँ पे दे दिया जाए 8 धन 9/10 प्लस 6/100 प्लस 5/1000 प्लस 7/10,000, अगर दिए गए प्रश्न में लड्डुओं की संख्या क्रमशः लगातार बढ़ती जा रही है, इसका उत्तर ज्ञात करना। यहां बराबर लिखिएगा 8 के बाद दशमलव लगाइएगा। अगर लड्डू क्रमशः नीचे बढ़ रहा है हर, तो ऊपर वाले के लिखेंगे 9, 6, 5, 7। यह आपका क्या है, उत्तर या आंसर होगा। इस प्रकार के जो प्रश्न है ये हम आपको पेट क्लास में बताएंगे, क्योंकि चाहे आपका जीरो घट जाए, बढ़ जाए, कम हो जाए, ज्यादा हो जाए, ऊपर संख्या बढ़ जाए, लेकिन आपका समय बचाना सबसे बड़ी बात होती है। गणित में आपको प्रश्न आना सबसे बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है कि आप कितने कम समय में प्रश्नों को हल कर लेते हैं, वो सबसे बड़ी बात होती है। तो अगर आप इस वीडियो को पहली बार विजिट कर रहे हैं, सभी साथियों को शेयर करिए। अगर आप हमारे पुराने व्यूज हैं तो आप अपने सभी साथियों ग्रुप में इसे शेयर करना ना भूलेगा। यह वीडियो हमारे फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश पे, साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल ई-लर्निंग विद दुर्गेश दोनों पे चल रहा है। इस प्रकार दिए गए प्रश्न का उत्तर क्या होगा, जल्दी से आप कमेंट करके हमें जवाब दीजिएगा कि जो आपके सामने प्रश्न दिया गया है इसका राइट आंसर क्या होगा। ये होगा 2.111, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, इस प्रकार इसका विकल्प डी सही आंसर है, क्योंकि यहाँ पे जो लड्डू है वह क्रम से बढ़ता जा रहा है, इसलिए इसका जो उत्तर होगा वो 2.111 होगा। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। यहां पे हमने देखा कि किसी भी दो संख्याओं, परिमेय संख्याओं के बीच में कि एक परिमेय संख्या ज्ञात कीजिए। तो जल्दी से आप हमें अपने कमेंट दीजिएगा और कमेंट देख के आप हमें बताइएगा कि नीचे दिए गए प्रश्न का जो उत्तर वो क्या होगा। बताइए, कुछ नहीं करना है। यहाँ पे एक तरीका होता है कि a + b/2 कर देंगे तो इनका क्या निकल जाएगा, इनका अर्धांश निकल जाएगा। तो आइए हम लोग भी वही करते हैं। यहाँ पे हो जाएगा 5/6 प्लस 6/7 पूरे का बटे 2 हो जाएगा। अब इसे हल कर लीजिएगा। यहाँ पे होगा इसका एलसीएम 42 होगा, 6 सत्ते 42 तो हो जाएगा 35, 7 छंग 42 हो जाएगा 36 पूरे का बटा 2, और 35 36 कितना होगा आपका 71/42। ये हो जाएगा आपका 71/42। ये हो जाएगा, ये 2 बटे में इसे पलट देंगे तो हो जाएगा 1/2, तो हो जाएगा 71/84। क्या हो जाएगा 71/84। इस प्रकार आपका विकल्प डी इसका राइट आंसर होगा, डी इसका सही जवाब होगा। डी क्या होगा, इसका सही जवाब होगा कि a + b/2 कर देंगे, आपको क्या निकल जाएगा, दो परिमेय संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या निकल जाएगी। आपको यहां से कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़े अगले प्रश्न की तरफ, इसलिए इसका उत्तर डी होगा। अगला प्रश्न है कि 100 और 110 तक, 100 से 110 तक कितना जुड़वा भाज्य संख्या है। तो बताइएगा 100 से लेकर 110 के बीच में कितनी जुड़वा अभाज्य संख्या है। देखते हैं सबसे सही जवाब किन के आते हैं। 100 से लेकर 110 के बीच में कितने जुड़वा भाज्य संख्या है, 2, 3, 0, 1 कितनी संख्या है। कमेंट करके अपने जवाब दीजिएगा। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा, अपने सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। जल्दी बताइए क्या होगा। देखिए 101, यहां पे अगर आप लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, काम देगा। 101, 103, 107,
9। तो कुल कितनी हुई? कुल कितनी हुई? 4 नहीं हुई। ये इसका एक जोड़ा हुआ, इसका एक जोड़ा हुआ। इस प्रकार इनके दो जुड़े हुए 100 और 110 के बीच में कुल 2 जोड़े जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। कितना जोड़ा? 2 जोड़ा जुड़वा अभाज्य संख्या होगी। ठीक है, समझ में आया आप लोग को? 2 जोड़ा जुड़वा अभाज्य संख्या होगा। समझ में आया? लिखना चाहे तो लिख ले, बाकी आपकी इच्छा। अगर आपको लगता है कि नहीं आपके काम का तो ठीक है, नहीं लगता है तो कोई बात नहीं, आप स्वतंत्र हैं। आप लिखना चाहे तो लिख लें। इसके आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 42 की तरफ। 42 क्या कहता है? निम्नलिखित पर विचार करिए। संख्याएं दी गई हैं, क्या रहा? 3 से विभाज्य हैं, 4 से विभाज्य हैं, 9 से विभाज्य हैं। तो जल्दी से आप कमेंट करके बताइए क्या ये सही बात है। पहली बात, जो संख्याएं 9 से चेक कर लेते हैं। जो संख्या 9 से होंगी वो 3 से भी होंगी। तो 4 2 6, 9 6 15, ये 15 8 23 4 27, ये 9 से मतलब 3 से भी है। और इकाई दाइश बनने वाली संख्या 4 से, यह संख्या तीनों से कट रही है। इसको चेक करते हैं। 6 2 8, 8 7 15, 15 8 23 4 27, ये भी कट रही है। और इसके इकाई दाई अंक भी कट रहा है। इस प्रकार ये तीनों से कट रहा है। ये चेक करते हैं। 8 2 10 5 15 8, 15 8 23 4 27, और ये 84 भी कट रहा है। इस प्रकार ये तीनों संख्याएं 3 4 9 से कट रही हैं। इस प्रकार इसमें सत्य कथन है 1 2 और 3, अर्थात विकल्प ए इसका राइट आंसर है। ए इसका सही जवाब है। ठीक है, वीडियो कैसा लग रहा है आपको? शेयर करना ना भूलेगा साथियों को। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्या के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। बताइए भैया, प्राकृतिक संख्या के बारे में अपने कथन जरा विचार करिए आप लोग। बताइए, न्यूनतम संख्या होती है, अधिकतम संख्या होती है, 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। इनमें से कौन सा सही है? कोई नहीं, सिर्फ एक तथा 2, 2 और 3। यहां पे 3 कथन दिए हुए हैं। कथन 1, प्राकृतिक संख्या न्यूनतम संख्या होती है, अधिकतम संख्या होती है, 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच हमेशा एक प्राकृतिक संख्या होती है। कमेंट करके आप अपने जवाब दीजिएगा। बताइए क्या होगा? जल्दी से जवाब दीजिएगा। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? देखिए, आप लोगों के यहाँ पे उत्तर गलत भी आ रहे हैं कि इसमें से न्यूनतम कोई नहीं होती, क्योंकि हमें जानते हैं प्राकृतिक संख्याओं की संख्या अनंत होती है। सबसे छोटी एक, सबसे बड़ी अनंत होती है, इसलिए पहला गलत। अधिकतम संख्या होती है, न्यूनतम अधिकतम होगी नहीं। फिर कह रहा है 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच हमेशा प्राकृतिक संख्या होती है। जी नहीं, 2 प्राकृतिक संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। इस प्रकार कोई नहीं होगा, माने विकल्प ए सही है। तीनों इसके गलत हैं, इसलिए विकल्प इसका ए सही है। ठीक है, बताइए, इतने सरल सवाल में आप लोग गलती कर दे रहे, इसी बात स्पष्ट होता है कि आप लोग को लगातार क्रमिक प्रैक्टिस की जरूरत है। गणित पढ़ लेने से महानता नहीं होती। अगर इस प्रकार के प्रश्न अगर परीक्षा में आएंगे, परीक्षा में पूछे जाएंगे, तो आपसे छोटी मोटी गलतियां ना होने पाए। यहां गलतियां कर दीजिएगा, परीक्षा हाल में गलती ना करिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। कह रहा है 5 का व्युत्क्रम गुणज है। तो जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि 5 का व्युत्क्रम गुणज क्या होता है। किसी भी संख्या का जो व्युत्क्रम गुणज होता है उसका गुणनफल सदैव 1 होना चाहिए। तो 5 को किस संख्या से गुणा कर उसका गुणनफल 1 हो जाएगा। तो 5 5 से कट जाएगा तो 1, अर्थात इसका उत्तर 1/5 होगा। क्या होगा? 1/5 होगा। व्युत्क्रम गुणज क्या होता है? सदैव उनका गुणनफल 1 होना चाहिए। तो दिए गए प्रश्न का आंसर क्या होगा? 1/5 होगा। क्या होगा? 1/5। अच्छा, कोई कह रहा है कि नेचुरल नंबर के बीच नेचुरल नंबर होता है। जैसे बताइए भैया कि अगर कोई संख्या ले लेते हैं, प्राकृतिक संख्या 1 2 3 4 5 अनंत तक, तो बताइए जरा 3 और 4 के बीच में कौन सी प्राकृतिक संख्या होगी? कोई कमेंट करा जरा बताए। या 1 और 2 के बीच क्या होगी, या 2 या 3 के बीच क्या होगी, 4 या 5 के बीच क्या होगी?
क्या किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कोई प्राकृतिक संख्या होगी? किसी ने भी कमेंट किया, जरा हमें बताइए, क्योंकि लाइव क्लास चल रही है, ये ऑनलाइन क्लास है पूरी तरह से। आप हमारे फेसबुक पेज और यूट्यूब पे दोनों जगह देख रहे हैं, जरा कमेंट करके बताइएगा कि क्या किन्हीं दो प्राकृतिक संख्याओं के बीच में कोई एक प्राकृतिक संख्या होगी? जी नहीं। वो परिमेय संख्या हो सकती है, वो भी अनंत हो सकती है। ठीक है, ये हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, माने नहीं रखता। अब यहां आगे प्रश्न है, अगला प्रश्न आपका हो गया, इसका उत्तर हो गया। अब क्या रहा है, 10 घात n माइनस 1 11 से विभाज्य है। अब बताइए प्रश्न नंबर 45 में क्या होगा? जल्दी से आप अपने कमेंट करिए। अगर लगातार नहीं भूलेगा तो जरूरी नहीं है कि हो, तब तो अनंत हो सकती है। कितनी संख्या होगी कहा नहीं जा सकता, कोई लिमिटेड नहीं है। इसका एक ट्रिक है, लिख लीजिएगा। इस प्रश्न का एक छोटा सा ट्रिक है, लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा। जब n सम संख्या हो तो 10 पावर n माइनस 1 11 सदैव विभाज्य होगा। इसका एक ट्रिक है, आप अगर इसे लिखना चाहें तो आराम से लिख सकते हैं, अन्यथा कोई बात नहीं। ठीक है, सदैव क्या होगा, सम संख्या होगा, तभी क्या होगा, 11 से विभाज्य होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 0 से लेके 50 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं? कल हमने क्लास लिया था तो मैं बताया था, आप इस वीडियो को रेगुलर देखिएगा। डेली शाम को ये फ्री क्लासेस की लाइव क्लास शुरू होती है, जहां पे आप इसे देख सकते हैं। और हमने ये भी बताया था कि 1 से लेके 25 तक में कुल 9 अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 50 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती है, कमेंट करके बताइएगा। 1 से लेके 75 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्याएं होती हैं। 1 से लेके 100 तक के बीच में कुल कितनी अभाज्य संख्या होती हैं। 1 से लेके 25 के बीच में 9, 1 से लेके 100 के बीच में 25। तो अब बताइएगा 1 से लेके 50 तक के बीच में 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं? 15 अभाज्य संख्याएं होती हैं। जी हाँ, ये कौन क्लियर हो गया प्रश्न। अगला प्रश्न नंबर 47 है कि कर्ण में 2 कौन सी संख्या है? कर्ण में 2 कौन सी संख्या है? धन पूर्णांक, पूर्णांक, परिमेय, अपरिमेय। जल्दी से आप अपने जवाब कमेंट करिएगा और हमें भी बताइएगा और अपने सभी साथियों को भी शेयर जरूर करिएगा। बताइए जल्दी से, बताइए। आप लोग को यही नहीं पता, कर्ण में 2 एक अपरिमेय संख्या होती है। क्या होती है? एक अपरिमेय संख्या होती है। एक अपरिमेय संख्या होती है। अरे परिमेय नहीं होगा जी, 1.412 होगा, नहीं होगा। ये एक अपरिमेय संख्या होगी। ये डी इसका सही है, ये गलत है, ये सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, कुछ लोग कर्ण में √2 क्या होगा? अरे हमने पढ़ाया भी है, ऑनलाइन क्लास में आप लोग को पढ़ाया है। ऑनलाइन क्लास में पढ़ाया, ऑनलाइन क्लास नोट्स के लिए आप लोग 6306344367 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं और नोट्स के लिए भी उपलब्ध है। कह रहा है कि 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। अब आपके सामने 4 विकल्प दिया गया है। किन्हीं 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच, जैसे 2 का स्क्वायर फिर 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, इनका जो अंतर होता है वो सदैव क्या होगा? दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर। आइए इसका एग्जाम्पल लेते हैं, फिर हम लोग इसको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे हमने देखा कि यहाँ पे 2 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, इन 2 क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों के बीच का अंतर बराबर होता है। क्या करेंगे अब? सीधी सी बात, अब क्या होगा, ये हो जाएगा 4 माइनस 1 बराबर 3, माने 2 1 3। अब फिर 3 का स्क्वायर
माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 माइनस 4 बराबर 5। देखिए इसका योग हो गया 3 2 5 हो गया। फिर हम 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 16 माइनस 9, 16 में से 9 का कितना होगा 7। देख रहे हैं 4 और 3 7, 4 3 7। 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर माने 25 माइनस 16 बराबर 9। तो हमें क्या ज्ञात हुआ, हमने ये देखा कि किसी भी दिए गए संख्या के इन दोनों का योग ये हुआ, इन दोनों का योग ये हुआ, का योग ये हुआ, इन दोनों का योग ये हुआ। अब हमें यहाँ पे एक थियरी निकल कर आई, क्या आई कि जब भी हम कभी भी किसी भी n संख्या का n1 और n2 का स्क्वायर करेंगे संख्याओं का योग सदैव संख्या के योग के बराबर होगा। इस विकल्प क्या होगा जल्दी से बताइए। दोनों संख्याओं के योगफल के बराबर माने यदि n1 का स्क्वायर प्लस n2 का स्क्वायर किया जाए तो ये सदैव आएगा n1 प्लस n2 आएगा। यह हमने यहाँ पे सिद्ध कर दिया। इस प्रकार इसका विकल्प जो है ये राइट आंसर है। अगर आप चाहें इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बाकी आपकी इच्छा। अगर आप इसकी पीडीएफ आपको जितने भी पेड क्लास के मेंबर हैं उन सभी को आपके टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दी जाएगी, जहां पे आप जुड़े हुए हैं। वैसे फेसबुक पेज लर्निंग विद दुर्गेश है जी, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए सर्च करके जुड़ सकते हैं, जहां पे सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी जी, जहां पे सभी क्लासेस आपको मिल जाएगी। हमने क्या देखा कि किन्हीं दो क्रमागत पूर्णांकों के वर्गों का अंतर बराबर होता है। इनके वर्गों का अंतर क्या होता है, दोनों संख्याओं के योग के बराबर होता है। ठीक है, आप इसकी स्क्रीनशॉट चाहे तो सुरक्षित रख लीजिए, चाहे आपकी इच्छा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। यहां पे क्या है, 1/2 और 1/5 के बीच में कौन सी परिमेय संख्या का युग्म होता है। जल्दी से बताइएगा इसके बीच कौन सा युग्म होगा। अब इसके दो तरीके निकालने के, इसमें देख लीजिए कौन किसका गुणज है। और गुणज से किलो जा रहा है तो काट के छोटा करके उससे भी चेक कर सकते हैं, या अन्य कोई तरीका इसका दशमलव में बदल दीजिए। अगर आप दशमलव में कन्वर्ट कर देते हैं तब भी आपको आसानी पता चल जाएगा ये कौन सा है। जैसे अगर हम इसको बदलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.2, ये क्या हो जाएगा 0.4। ये देखिए ये दशमलव हो जाएगा, ये इन दोनों के बीच हो गया। ये करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये यहाँ दशमलव लग जाएगा क्योंकि 3 अंक पे दशमलव लगेगा। ये नहीं होगा, यहाँ पे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। इस प्रकार विकल्प ये सही है। सीधी सी बात, हर जितना दिया है उस ऊपर वाले दशमलव बदल दीजिए। ठीक है, नीचे वाले क्या इसमें दशमलव बदल दिया, इनके बीच निकल जाएगी। कौन इनके बीच, ये इनके बीच आ रही है। इस प्रकार इसका विकल्प ए इसका राइट आंसर है, ए इसका सही जवाब है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई समस्या, क्योंकि दशमलव बदल दीजिए ना, माना बटे जो है सबको दशमलव कर दीजिए। अब क्लियर हो गया कि उन दोनों के बीच कौन सी संख्या आती है। अगला प्रश्न आपके बीच है, एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना शेष फल का 5 गुना है। यदि शेष 48 है तो भाज्य कितना होगा, बताइए क्या होगा। बताइए क्या होगा। एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुना है, तो भाजक कैसे निकालेंगे, तो भाजक बराबर भाजक कैसे निकालेंगे, हमें पता चला भाजक भागफल का भागफल 12 गुणा और शेष फल का 5 गुणा है, तो कैसे निकालेंगे बताइए। और यदि शेष 48 है तो एक भाग के प्रश्न में भाजक भागफल का 12 गुणा शेष का 5 गुणा है। यदि शेष 48 है तो क्या करेंगे, तो कुछ नहीं करना है, यह 5 गुणे 48 कर देंगे, क्या निकल जाएगा भाजक। तो हमें मिला कि भाजक बराबर 48 गुणे 5, 48 गुणे 5 करेंगे कितना हो जाएगा 240। क्या मिल गया, भाजक मिल गया। भागफल ज्ञात करना है,
तो फिर भागफल क्या होगा? भागफल, अब देखिए 240 जो है क्या है, इसके 12 गुणे के बराबर है, तो डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 240/12 बराबर 20 आ गया। अब हमें क्या क्या चीजें मिल गई, अब हमें ज्ञात हो गया, भाजक पता हो गया, भागफल पता हो गया, और यदि शेष 48 है, शेष पता हो गया, तब हम निकाल लेंगे एल्गोरिथम प्रमेय से। तो एल्गोरिथम प्रमेय क्या कहता है? एल्गोरिथम प्रमेय आपका क्या कहता है? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो भाज्य पता नहीं था, भागफल 240, भागफल कितना निकला था जी, अरे बाप रे बाप, 48, 12, 240, 12, 20, 20 प्लस 48 यही था। तो बस कुछ नहीं करना है, ये जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 240 गुणे 20 करें कितना होगा, 4800, 4800 प्लस 48 बराबर 48, 48। इस प्रकार इसका जो उत्तर होगा, अगर स्क्रीनशॉट चाहे तो रख लें, बाकी आपकी इच्छा। हमें हल करना नहीं है, आपको सिखाना भी रहना है। ऐसा नहीं कि केवल हमें हल करके आगे बढ़ना है, आपको सिखाते भी रहना है। सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आपको नहीं सिखाएंगे तो मेरे पढ़ाने से कोई मतलब नहीं है। ठीक, आपको सिखाते भी रहना है हमें। फिर हम देखें कि अगला प्रश्न, 1000 से कम कितनी संख्या ऐसी हैं जो 10 और 13 के दोनों के गुणज हैं? जल्दी से कमेंट करके बताइएगा कि कैसे लगेगा। पहली काम करेंगे, 10 और 13 का एलसीएम निकालेंगे। तो 10 और 13 का एलसीएम क्या होगा, 130 होगा। क्या होगा, 10 और 13 का एलसीएम 130 होगा। इसका गुणज निकाल दीजिए, 1000 से कम कितनी होंगी। तो पहला क्या होगा, 13 दूना 26, 13 तिया 39, 13 चौके 52, 13 पच्चे 65, 13 छक 78, 13 संते 91। बस 13 140 से ज्यादा हो जाएगा। तो कितनी हुई, 1 2 3 4 5 6 7। इसका उत्तर क्या हो गया, डी। डी इसका राइट आंसर है। स्क्रीनशॉट रखिए, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। अब कोई दिक्कत, कोई समस्या आप लोग को यहां तक? कोई दिक्कत या कोई समस्या हो तो कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। ठीक, आगे बढ़ते हैं। ये इसका उत्तर क्या होगा, बताइए क्या होगा। पहले इसका डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस 1 1 का है। अंतिम संख्या पहले n निकालेंगे, n कितना आएगा, n इसका कितना आएगा, n निकालेंगे। n कैसे निकलेगा, 19 में से 5 गया, 14 प्लस 1, n क्या हो गया आपका, 15 हो गया। n कितना होगा आपका, 15 होगा। पहले n निकालेंगे, तो n बराबर 19 माइनस 5 बटे 1 प्लस 1, तो 14 प्लस 1 बराबर 15 हो गया। तो फिर क्या करेंगे, पहली संख्या धन अंतिम संख्या, तो 19, अच्छा इसको प्लेन बोर्ड पे लगाते हैं, 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 डॉट 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 19 तक है। सबसे पहले n निकालेंगे, n बराबर 19 माइनस पहली संख्या धन अंतिम संख्या माइनस सर्वांतर प्लस 1, तो बराबर क्या हो जाएंगी, 15। n निकल गया, माने n बराबर 15। योग निकालना, योग के लिए क्या होता है, पहली संख्या धन अंतिम संख्या बटे 2 गुणे n, तो 19 5 24 बटे 2 गुणे 15, 2 से कट गया 12, तो 12 गुणे 15 बराबर 180। इस प्रकार इसका उत्तर कितना होगा, इसका उत्तर क्या होगा, 180।
इसका उत्तर क्या होगा? 180। ये आप लोगों को ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे, पढ़ाया भी गया होगा। ठीक, अब बड़ा सरल सवाल है, इसको जोड़ना है, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देना है। ये आपके ऊपर है। प्रश्न नंबर 53 आप आसानी से कर लीजिएगा। पहले इन दोनों को जोड़िएगा, जितना आएगा उनमें से सेक्शन को घटा दीजिएगा, जो आपका विकल्प होगा वो सही होगा। ठीक है, ये गणित चाहे एमपी टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, बीईओ हो, केबीएस, डीएसएसबी, सुपर टेट, सभी भर्तियों की एक बेसिक गणित है। अगर आप इसे नहीं पढ़ रहे, इसे इग्नोर कर रहे हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि आपकी स्वतंत्र इच्छा है, जो चाहे वो आप करें। लेकिन हाँ, आपको अगर अपना बेहतर देना है तो आपको एक ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, क्योंकि सफलताओं के लिए आपको अपना बेस्ट देना होगा। किसी विषय के सामने अपना आत्मसमर्पण नहीं करना होगा। अगर आप किसी विषय के सामने अपना आत्मसमर्पण करते हैं तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ दगाबाजी करते हैं, क्योंकि अब सफल वही होगा जो सभी विषयों में अपना बेहतर दे सकेगा। किसी विषय को अपनी कमजोरी ना मानकर आपको अपना बेहतर देना होगा। ये आप लगा लीजिएगा। इसमें क्या करना है, सभी को ऐड करना है। देखिए, सरल सवाल इसको हम नहीं लगा रहे हैं, अगर आप कहेंगे तो हम इसको ऐड कर देंगे। कारण क्या, मैं ये जानता हूं आप इसे लगा लेंगे। क्या करना है, 444.00, फिर क्या है, ये 44.04, फिर क्या है, 0 का केवल 4 है, ये है, फिर हो गया 4.44 है, फिर केवल 4 इनको जोड़ देना है, तो यहाँ पे 0 होगा, फिर यहाँ पे 448 होगा, फिर यहाँ पे 448 होगा 16 के हाथ लगाए, 448 1 9, 496.888, 496.888, यहाँ पे ये सही है। सी इसका विकल्प सही है, सी इसका सही आंसर है। आप लगा सकते हैं, गणित बहुत बड़ा, बहुत हार्ड सा नहीं है। थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो आप लगा लेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। देखिए, दशमलव के प्रश्नों को समझ आ जाएगा, इसको भी आप इस तरह जोड़ लीजिएगा, और जोड़ने के बाद उत्तर आ जाएगा। इसमें क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटा दीजिएगा, ये जोड़कर इसमें से घटा दीजिएगा, आपको उत्तर मिल जाएगा। ये दशमलव सवाल हम आपको नहीं कराएंगे, क्योंकि आप ये दशमलव सवाल स्वयं से कर लीजिएगा। क्या करना है, देखिए, इन दोनों को प्लस को एक जोड़कर घटा देंगे, यहाँ पे तीनों को आपस में जोड़ लेंगे, केवल जोड़ है, आ जाएगा। ठीक है, इसकी स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा, बाद में आप लगा लीजिएगा। ऑप्शन दिया गया है। अच्छा, ये 8 माना जाता है भैया, दशमलव पढ़े होंगे ना आप भैया, इसको कैसे बताएं आपको। 2 अंक तक शुद्ध मान दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है। अरे भैया, वो माना जाता है यार, 2 अंक तक मिल रहा है ना, दशमलव पढ़ाएंगे तो आपको बताएंगे, वो रूल होता है दशमलव का। आगे देखते हैं, एक छोटा सा प्रश्न है आपके लिए। यह प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है और यही प्रश्न आप लोग को हल करना है। एक बंदर एक चिकने खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है, जिसकी ऊंचाई 14 मीटर है। वह पहले 2 मिनट चढ़ता है, अगले मिनट 1 मीटर फिसल जाता है। वह खंभा पर चढ़ने में कितना समय लेगा? जल्दी से आप अपने कमेंट करके बताइए। इस प्रश्न को मैं चुटकियों में आपको बताऊंगा कि आप चुटकी से इस प्रश्न को लगा लेंगे। ध्यान से बताइएगा कि बंदर क्या करता है, कैसे खंभे पे चढ़ रहा है। अगर आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं, इस प्रकार की परीक्षा में प्रश्न आते हैं प्रायः, और आपसे गलती नहीं होगी। एक बंदर एक चिकने खंभे पर चढ़ने की कोशिश करता है, उसकी ऊंचाई 14 मीटर है। वह पहले 2 मिनट चढ़ता है, अगले मिनट 1 मीटर फिसल जाता है। मतलब हमने ये देखा कि उसे 24 मीटर खंभे 12 मीटर खंभे पर चढ़ने पे कितना समय लगेगा? 24 मिनट का समय लगेगा। कैसे? आइए हम ध्यान से देखते हैं कि 14 मीटर खंभा है, कितना? 14 मीटर खंभा है, ठीक, और 2 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट 1 मीटर फिसल जाता है। आइए इसके बारे में हम लोग ध्यान से जानने का प्रयास करते हैं कि सवाल कैसे लगेगा। यहाँ पे हमने एक खंभा बना दिया, इस खंभे की लंबाई है 14 मीटर। कोई बंदर यहाँ से कुदकना शुरू करता है, ठीक है। मानिए मैं डायग्राम बना दिया, ये मीटर का है, एग्जैक्ट मत लीजिएगा, मैंने एग्जैक्ट स्केल से नहीं बनाया है, ठीक है। यहाँ पे हम स्केल ले लेते हैं।
ठीक है, आइए हम यहाँ पे बना दिए 14 मीटर का खंबा। ये लीजिए आपका 14 मीटर का खंबा बन गया, दिख रहा है आपको। हमने 14 मीटर का स्केल आपके सामने रख दिया। अब कह रहा है कि जो बंदर है 1 मीटर, प्रत्येक मीटर कह रहा है कि पहले मिनट 2 मीटर चढ़ता, माने पहले मिनट में वो 2 मीटर खंबे पे चढ़ जाता है। कितना चढ़ता है? वह 2 मीटर यहां से लेकर यहां तक आता है। फिर क्या कह रहा है कि अगले मिनट 1 मीटर फिसल जाता है, माने 2 मिनट चढ़ता है, पहले मिनट में यहां पे से यहां तक आया, फिर अगले मिनट में यहां चला है वापस, माने 2 मिनट में वह बेचारा 1 मीटर चढ़ पाता है। तो याद रखिएगा, इस प्रश्न को हल करने के लिए सबसे बड़ा क्या करेंगे, लास्ट वाला एक बार में कितना चढ़ता है उसको माइनस कर देंगे। यहां से लेके यहां तक चढ़ता है, माने 13 14, माने 2 मीटर चढ़ता है तो 2 मीटर माने करने यहाँ तो 12 मीटर। तो 12 मीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? जब 1 मीटर जाने में 2 मीटर लग रहा है, मिनट समय लग रहा है, तो 12 मीटर जाने में 12 गुणे 2 उसे 24 मिनट का समय लगेगा। ध्यान से देखिएगा, वो 24 मिनट के में कहां पहुंचेगा? ध्यान से देखिएगा, गलती हो गई, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिएगा, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा गलती टच हो गया एक जगह। चलिए, हमने क्या देखा कि वहां पे ये खंभा था। आपको मैं सिखा देना चाह रहा हूं, पूरी तरह से आप सीख जाएंगे, हमेशा के लिए आपकी गलतियां नहीं होंगी। देखिए इसका रूल क्या होता है लगाने का। सबसे पहले हम क्या करेंगे, पहले हम 1 मीटर में 1 मिनट में वो 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट फिसल जाता है। तो हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, 2 मीटर यहां से घटा देंगे, बच्चा 12 मीटर। 12 मीटर खंबा में हम देखते हैं कि पहले मिनट वह 2 मीटर चढ़ता है, अगले मिनट वो फिसल जाता है, माने वह 2 मिनट में 1 मीटर खंबे पे चढ़ता है। कितना? 1 मीटर। इस प्रकार उसे 12 मीटर खंबे पे चढ़ने के लिए 2 गुणे 12 अर्थात 24 मिनट का समय लगेगा। ठीक, तो 24 मिनट में बंदा यहां पहुंच गया। अब अगली बार जब ये कूदेगा तो डायरेक्ट क्या होगा, अपने जहां पहुंचना वहां पहुंच जाएगा, नीचे नहीं आएगा। इसलिए इसे लगा समय 24 + 1 बराबर 25 मिनट पे बंदर क्या होगा, उस खंबे की शिखर पर पहुंच जाएगा। हमने क्या देखा कि जो बंदर है वो क्या होगा, वह शिखर पे क्या होगा, अगले मिनट पहुंच जाएगा, क्योंकि अब नहीं फिसलेगा, क्योंकि वह जहां उसे जाना था वहां पहुंच जाएगा। इस प्रकार दिया गया जो प्रश्न है, इसका जो विकल्प होगा वो क्या होगा, 25 मिनट होगा। क्या होगा? 25 मिनट होगा। क्या होगा? 25 मिनट होगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने है कि नीचे दिए गए का मान ज्ञात करिए। देखिए, वर्गों का योग ज्ञात करना, इसका फॉर्मूला शायद आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो कोई बात नहीं, अगर किसी को पता है तो कमेंट करके बताए कुल कितने संख्याएं हैं। इसकी फॉर्मूला हमने लिखवाया है, नहीं लिखाया होगा हम उसकी स्क्रीनशॉट आपको दे देंगे। पहले क्या करेंगे, 1 से लेकर 20 तक के वर्गों का योग ज्ञात करने के बाद 1 से लेकर 4 तक के वर्गों का योग घटा देंगे, तो जो प्राप्त संख्या होगी, अच्छा चलिए बता देंगे। ठाकुर जी का प्रश्न है, उसको हम समझा देते हैं कैसे होगा। आगे बढ़े, इसे आप सॉल्व कर सकते हैं। कैसे होगा, n + 1 2n + 1 पूरे का बटा 6 कर देंगे, आपको लग जाएगा। हम जल्दी आपको फॉर्मूला लिखवा देंगे। यहाँ पे घन का फॉर्मूला लगाना है, 1³ + 2³ + 3³ डॉट डॉट n³ बराबर 2500। तो 2n का मान ज्ञात करिए। ये मान ज्ञात करना, ये पूरा फॉर्मूले पे लगेगा। यह फॉर्मूला कल हम आपको लिखवा देंगे। इस फॉर्मूले का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना है। यहाँ 2 घाते या 3 का जो है हम कॉमन ले लेंगे, कि यहाँ पे 2 घाते 3 दिया है, तो उस तरह से आपका इसका मान निकालना है। तो निकल जाएगा 1 का क्यूब + 2 का क्यूब + 3 का क्यूब + 4 क्यूब + 5 क्यूब, इस तरह से निकल जाएगा, बराबर 2025
गुणे करेंगे तो 8 गुणे ये हो जाएगा 8 गुणे 2025 करेंगे, 8 में इसका जो गुणा करेंगे उत्तर आ गया। इसका ट्रिक है, यहाँ क्या करते हैं 2 घाते 3 हम कॉमन ले लेते हैं तो पूरा कन्वर्ट हो जाता है इसमें, और इसका मान 2025 दिया है। 2025 2 का क्यूब 8 होगा तो आपका गुणा कर देंगे, जो होगा वही आपका विकल्प सही होगा। ये हमने आपको क्लास में अभी पढ़ाया होगा, नहीं अमित सर ने पढ़ा होगा तो पेड क्लास में आपको पढ़ाया जाएगा। अच्छा, इसको सॉल्व करके बता दे। चलिए यहाँ पे किसी ने कहा सॉल्व करके बताइए। देखिए यहाँ पे अगर इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे अगर हमने 2 घाते 3 कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या बचेगा 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब डॉट 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 बढ़ता जाएगा। क्या बढ़े इस तरह से डॉट डॉट बढ़ता जाएगा। तो हमें जानते हैं कि इसके बराबर 2025 है, इतने के बराबर 2025 है तो इसको गुणा कर देंगे 2 घाते 3 से, तो 2 घाते 3 गुणे 2025 बराबर 8 गुणे 2025। इसका गुणन करेंगे तो गुणनफल कितना प्राप्त होगा, लगभग 16,200। इसका उत्तर हो जाएगा 16,200। ठीक है, क्या हो जाएगा 16,200। इस प्रकार आज गणित की सीरीज की 30 प्रश्नों की सीरीज आपकी कंप्लीट हुई। तो इसी के साथ आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल इसके बाद पढ़ेंगे, मान एक दिन में हम लोग गणित केवल 30 प्रश्नों को पढ़ेंगे, और अगर आप साथ रहेंगे तो जल्द ही हम लोग एक नई इबादत की तरफ अग्रसर होंगे और आगे बढ़ेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, अगर कोई समस्या हो तो आप पूछ सकते हैं। इसकी पीडीएफ आपको पेड क्लास के ग्रुप में आपको जल्दी ही उपलब्ध हो जाएगी। अन्य किसी प्रकार कोई जानकारी चाहिए तो हमसे पूछ सकते हैं। ऑनलाइन क्लास के लिए, नोट्स के लिए वो भी चीज़ें उपलब्ध हैं। भाई गणित के लिए देखिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, बिना मेहनत के तख्ते ताज नसीब नहीं होता। अगर आप ये चाहें कि बिना मेहनत के हो जाए तो मुश्किल है। 6306344367 पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास की जानकारी ले सकते हैं। दुर्गेश सर सर्च करके बिना स्पेस दिए टेलीग्राम पर जुड़ेगा, जहां पे आपको पीडीएफ इसकी उपलब्ध हो जाएगी। दुर्गेश सर बिना स्पेस दिए जुड़ेंगे इलेनी विद दुर्गेश पर, वहां पे आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध हो जाएगी। और साथ ही साथ हमारा फेसबुक पेज इलेनी विद दुर्गेश है। फॉर्मूला ज्यादा मायने नहीं रखता, मायने ये रखता कि प्रश्न कैसे सॉल्व करना है, ये आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर देंगे तो आपके लिए ये और ज्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अगर आप वीडियो को लास्ट में देख रहे हैं तो इस बार सारे प्रश्नों को दोबारा हल कर लीजिएगा। और कोई बार बार कमेंट कर रहा है गुणा करने पे जो 0 आता है, किसी भी संख्या 5 का गुणा अगर किसी सम संख्या में करते हैं 0 आता है, सभी का गुणनखंड कर दीजिएगा। जितने 5 जितने सम संख्या का पैरेलल मिलेगा उतने 0 होंगे। कोई बार बार कमेंट कर रहा है प्रश्न को, तो मैं उसका बता दूं ट्रिक कि आप उसे, क्योंकि किसी भी सम संख्या का गुणा अगर 5 में करते हैं सदैव 0 प्राप्त होता है। आप 5 के गुणनखंडों की संख्या गुणनखंड कर दीजिए, साथ में जितने सम संख्या का पेयर बनेगा उतने 0 आपको प्राप्त होगा। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग को। और आप लोग को भी ऑलराउंडर बनना पड़ेगा। किसी एक विषय को सर के नीचे रखने से सफलताएं आपके दहलीज आपके कदमों पर नहीं देंगी, इसलिए आप भी अपना बेस्ट दीजिएगा। कुछ देर के बाद अगली क्लास हम आपके बीच लेकर पुनः आते हैं। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। बेहतर लगा हो तो इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा, नहीं लगा होगा तो कोई बात नहीं।